बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसमें आज हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल में जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कि हमने एयर में स्पीड ऑफ साउंड को स्टडी करना है, ना कि हमने एयर में स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने वो प्रोसेस स्टडी करना है जिसके थ्रू एयर में साउंड मूव करती है, कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है या आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। इसके लिए साउंड को कंसीडर करते हैं और हम सबसे पहले उसकी स्पीड का फॉर्मूला डिस्क्राइब करेंगे, जो कि उसने लिखा हुआ है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E over rho, where E is representing elastic modulus और इसको हम इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। जबकि दूसरा पैरामीटर रो, दिस इज नोन एज डेंसिटी। अब स्टूडेंट्स, बुक में उसने वर्ड्स यूज किए हुए हैं कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द कंप्रेसिबिलिटी एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम। तो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह सकते हैं या इलास्टिक मॉडुलस कह सकते हैं, और दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि उसने बुक में जो ये वर्ड यूज किया हुआ है कंप्रेसिबिलिटी का, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? इलास्टिक मॉडुलस को। और सेकेंडली उसने इनर्शिया डिस्क्राइब किया हुआ है, तो हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है? डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। और स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैस इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, तो इस वजह से हम इसको इनर्शिया भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बुक की स्टेटमेंट हमें यहां पे क्लियर हो जाती है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन कंप्रेसिबिलिटी एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम। और दो रिलेशन इसमें से जो बनते हैं वो हम यहां पे डिस्क्राइब कर लेते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यानी कि अगर किसी मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगी, और अगर किसी मीडियम में डेंसिटी की वैल्यू कम होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग उस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। अब हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के मीडियम्स होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। अब स्टूडेंट्स, यहां पे हमने स्पीड को सिर्फ इलास्टिक मॉडुलस या सिर्फ डेंसिटी के लिहाज से डिस्क्राइब नहीं करना, क्योंकि हमें यह बात पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आर ग्रेटर देन डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड्स विच इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द गैसेस। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम इलास्टिक मॉडुलस की बात करते हैं तो सॉलिड्स का इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है और गैसेस का सबसे कम होता है। अगर इसमें हम बात करें तो सॉलिड के लिए ये दोनों वैल्यूज ज्यादा, लिक्विड के लिए उससे कम और गैसेस में सबसे कम होती हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटी इस तरह से बनती है कि अगर मैं इंडिविजुअली डेंसिटी के लिहाज से डिस्क्राइब करूं तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा, उसमें स्पीड कम हो जाएगी, और गैसेस की डेंसिटी कम होती है, उसमें स्पीड ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली यहां पे स्पीड को सिर्फ डेंसिटी ही इफेक्ट नहीं कर रही, इलास्टिक मॉडुलस भी इफेक्ट कर रहा है। अगर हम इलास्टिक मॉडुलस की बात करते हैं तो सॉलिड्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गैसेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से हम कंबाइन इफेक्ट को इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ E ओवर रो।
तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से तीनों में से जिसके लिए ये रेशो ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगी, और जिसकी ये रेशो कम होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। तो रिलेशन हमारे पास ये बनता है कि E over rho square root for the solids, this is greater than E over rho ratio for the liquids, which is greater than square root of E over rho for the case of gases। मतलब यह हो गया कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड से, जो कि ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस से। और यह बात पेज नंबर 167 की साइड इंफॉर्मेशन में भी डिस्क्राइब की हुई है, जिसमें उसने डिफरेंट मटेरियल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, कुछ उसने सॉलिड मटेरियल, कुछ लिक्विड्स और कुछ गैसेस को डिस्क्राइब किया हुआ है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके आगे स्पीड ऑफ साउंड डिस्क्राइब की है इन मीटर पर सेकंड, जिसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड्स में होती है, और सबसे ही कम गैसेस में होती है। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आर्टिकल शुरू करने से पहले यह बात की थी कि हमने इस आर्टिकल में वो प्रोसेस स्टडी करना है जिसके थ्रू साउंड एयर में से प्रोपेगेट करती है। तो इसके लिए सबसे पहले न्यूटन ने एक अजम्पशन दी थी। अब न्यूटन ने जो अपनी अजम्पशन दी थी उसमें उसने इस इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो आइए अब हम उसको देखते हैं। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। और इसमें हमने बात करनी है न्यूटन्स अजम्पशन की। स्टूडेंट्स, इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है और ये किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इलास्टिक मॉडुलस को पढ़ा हुआ है कि इट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो होती है। हमारे केस के मुताबिक हम यहां पे स्ट्रेस को चेंज इन प्रेशर लेंगे, और स्ट्रेन जो है वो चूंकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो वो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा, यानी कि स्ट्रेन को हम डिस्क्राइब करेंगे दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस तरह से हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V। स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन अभी आपके सामने नजर आ रहा है इसको आप साइड पे नोट कर लीजिए, जो कि हमें बताएगा कि इस आर्टिकल में एक्चुअली हमने वैल्यू किस पैरामीटर की फाइंड करनी है। ठीक है, अब आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन ने इस प्रोसेस में क्या अजम्पशन ली थी। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन ने यह कहा था कि साउंड इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव। ये हम एक साउंड बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, वेव्स वाले आर्टिकल में हमने यह बात की थी कि जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जहां रेयरफेक्शन होता है वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू कम होती है। अब न्यूटन ने यह बात अज्यूम की कि कंप्रेशन में जितना टेम्परेचर बढ़ जाता है रेयरफेक्शन में उतना ही टेम्परेचर कम हो जाता है, और ये दोनों टेम्परेचर एक दूसरे को कंपनसेट करके ओवरऑल टेम्परेचर की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें यह बात पता है कि किस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि न्यूटन ने यह बात अज्यूम की थी कि द प्रोसेस बाय विच sound propagate through air is
आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि हमें बात पता है कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म यूज करते हुए इस बात को जस्टिफाई करना है कि वाकई ही वो प्रोसेस आइसोथर्मल होता है या नहीं। तो उसके लिए देखिए, और वैल्यू हमने कैलकुलेट किसकी करनी है, वैल्यू हमने इलास्टिक मॉडुलस की कैलकुलेट करनी है फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिक मॉडुलस। इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। हमें यह बात पता है कि PV दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसके बाद देखिए, कहता है कि प्रेशर की वैल्यू हमने इंक्रीज करके उसको चेंज कर दिया P प्लस डेल्टा P में, वेयर डेल्टा P इज द वेरी स्मॉल इंक्रीज इन प्रेशर। अब स्टूडेंट्स, जब आप प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी और न्यू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या बन जाएगी, V माइनस डेल्टा V। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं जो कि हमने यूज करनी है। अब हम बॉयल्स लॉ के मुताबिक इसको यूज करते हैं। कहता है एज PV इज इक्वल टू, P की वैल्यू क्या थी, P प्लस डेल्टा P, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, V माइनस डेल्टा V। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है और इसमें हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, इसमें हमने चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम वाली वैल्यू बनानी है। ठीक है, जो कि इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल होती है। अब आइए देखते हैं, ये PV एज इट इज आ जाएगा, जबकि यहां पे अगर हम बात करते हैं तो P को पहले आपने V से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा, PV, फिर ये माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, फिर P को डेल्टा V से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा P इंटू डेल्टा V। उसके बाद हमने डेल्टा P को पहले V से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय V, फिर माइनस आ जाएगा। अब डेल्टा P डेल्टा V से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर बन जाएगा डेल्टा P डेल्टा V। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यूज सेम हैं और इक्वालिटी की आइदर साइड पे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा P डेल्टा V। और इक्वेशन की फॉर्म, ये नेगेटिव फैक्टर है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये बन जाएगा P इंटू डेल्टा V दैट इज इक्वल टू डेल्टा P V माइनस डेल्टा P डेल्टा V। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स, वो कहता है कि सिंस डेल्टा P एंड डेल्टा V आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन प्रेशर and volume, so their product can be neglected। अब इसको हम इस वजह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डेल्टा P दिस इज द चेंज इन प्रेशर विच इज वेरी मच स्मॉल, एंड डेल्टा V विच इज द चेंज इन वॉल्यूम विच इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। और दो स्मॉल वैल्यूज का जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर बढ़ने की बजाय और ज्यादा कम हो जाता है। तो इस वजह से हम इस फैक्टर को इग्नोर कर देंगे, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। सो 1 बिकम्स
P इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय V। अब स्टूडेंट्स वही बात जो हमने शुरू में की है कि हमने वैल्यू किस पैरामीटर की फाइंड करनी है। हमने इस इक्वेशन में डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V डिवाइड बाय V वाला फैक्टर जो है वो हासिल करना है ताकि उसको हम रिप्लेस कर सकें बाय इलास्टिक मॉडुलस। तो यहां पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय डेल्टा V। अब जो मैं फैक्टर बनाना चाह रहा हूं वो यहां पे मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये V जो कि डेल्टा P का मल्टीपल बन रहा है इसको हम डेल्टा V के बटे में ले जाते हैं। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V ओवर V। नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा P? दिस इज द स्ट्रेस डिवाइड हो रहा है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम जिसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का फैक्टर किसके इक्वल होता है? ये इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल होता है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। इस वजह से हम इसको E के साथ I लिख देते हैं। ठीक है, अब जो फैक्टर हमने यहां पे कैलकुलेट करना था वो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और यहां से हमें यह बात पता चलती है कि आइसोथर्मल इलास्टिक मॉडुलस इक्वल होता है P प्रेशर के। व्हाट इज P प्रेशर? दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये वैल्यू हमने वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट करनी है जो कि क्या थी, इसको हम लिख सकते हैं सिंस V इज इक्वल टू E ओवर रो। अब चूंकि हम प्रोसेस आइसोथर्मल वाला स्टडी कर रहे हैं इस वजह से E के साथ यहां पे आ जाएगा I और EI की वैल्यू किसके इक्वल है? प्रेशर के इक्वल है। सो ये बन जाएगा P डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर रूट। यानी कि हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू P ओवर रो अंडर रूट, जहां पे P ATM प्रेशर होता है और 1 ATM की वैल्यू कितनी होती है? 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू क्या होती है? 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर ये दोनों वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया वेलोसिटी का 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू दैट वाज 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि हमारा आंसर इनकरेक्ट है। आना कितना चाहिए था? 332 मीटर पर सेकंड आना चाहिए था, लेकिन जो हमने अजम्पशन ली उसके मुताबिक कैलकुलेशन करने से हमारे पास आंसर कितना आया? 280 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह हो गया कि न्यूटन ने जो कैलकुलेशन की थी उस कैलकुलेशन में एरर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो एरर को हम डिस्क्राइब करेंगे एरर इन न्यूटन्स कैलकुलेशन द एरर वॉज 16%। ठीक है, न्यूटन की कैलकुलेशन में कितना एरर आ रहा था? 16% का एरर आ रहा था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि साउंड एयर में आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर मूव नहीं करती। तो यहां से ये न्यूटन की अजम्पशन जो थी वो इस तरह से गलत हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।